हेलो गाइस, योर वेलकम टू दिस क्लास। आप पढ़ चुके हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यदि दो आवेश Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल F होगा कूलाम के नियमानुसार 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² होता है। यह कूलाम के नियम का अदिश रूप है। चूंकि बल एक सदिश राशि है, अतः इसे वेक्टर स्वरूप में या सदिश रूप में जानना भी आवश्यक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए M और N दो बिंदु हैं और निर्वात में दोनों बिंदुओं पर Q1 और Q2 आवेश रखे हुए हैं। इन बिंदुओं के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² होता है। अब मान लीजिए कि Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 है। 1 यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल F21 है तथा Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F12 है। चूंकि वेक्टर F21 की दिशा MN दिशा है, यानी M से N की तरफ है, यानी MN के पैरेलल है। इसी प्रकार वेक्टर F12 की दिशा जो इधर है, राइट टू लेफ्ट है, यानी यह N से M की तरफ है। अर्थात जो वेक्टर R21 है वह वेक्टर F12 के पैरेलल है और वेक्टर R12 वेक्टर F21 के पैरेलल है। अर्थात F21 की दिशा वेक्टर R12 की दिशा के समान है और वेक्टर F12 की दिशा वेक्टर R21 की दिशा के समान है। अब वेक्टर R12 का एकांक सदिश, चूंकि वेक्टर Mn को हम वेक्टर R12 से शो करते हैं और वेक्टर Nm को N से M की दिशा को वेक्टर R21 से शो करते हैं। वेक्टर R12 का एकांक सदिश या इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर वेक्टर R12 एक कैप के रूप में लिखा जाता है। कहीं कैप संकेत लिखा होता है, इसका मतलब होता है इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर 12 का इकाई सदिश यूनिट वेक्टर वेक्टर R12 अपान R होगा। इसी प्रकार आप पढ़ चुके हैं कि वेक्टर R21 का इकाई सदिश कैप वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपान R होता है, जहां R परिमाण है। अर्थात किसी भी वेक्टर में, जैसे मान लीजिए कि वेक्टर A है, उसके परिमाण से भाग दे देने पर, यानी वेक्टर A में A से भाग कर देने पर उसका इकाई सदिश या इकाई वेक्टर प्राप्त होता है, जिसे कैप A से व्यक्त करते हैं। इसी आधार पर इनको लिखा गया है। तो R का मतलब हुआ वेक्टर R12 या वेक्टर R21 का मापांक या मॉडुलस या परिमाण। अब इस आधार पर आप इस नियम को या इसके वेक्टर स्वरूप को आसानी से समझ सकते हैं। तो आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r² होता है। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि वेक्टर F21 इज इक्वल टू, अर्थात Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। और इसकी दिशा हमने बताया कि वेक्टर 21 की दिशा MN की दिशा है, अर्थात वेक्टर R12 की दिशा है और वेक्टर R12 का इकाई सदिश वेक्टर कैप R12 है। अतः इसमें कैप R12 से गुणा कर देते हैं। तो चूंकि यह इकाई सदिश है, एक से गुणा करने से इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु वेक्टर F21 की दिशा को कैप R12 शो करता है या व्यक्त करता है। यह समीकरण 1 माना जा सकता है। इसी प्रकार वेक्टर
F12 यदि लिखना है वेक्टर F12 तो आप कर सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैप R21। R21 कैप R21 का मतलब यहां ध्यान दीजिए R21 यानी 2 से 1 की दिशा अर्थात Q2 आवेश से Q1 की दिशा अर्थात वेक्टर F12 की दिशा इधर है अर्थात N से M की ओर है और N से M की दिशा का मतलब वेक्टर R21 और इसका इकाई सदिश लिखा गया है कैप R21। तो कैप R21 से गुणा कर दिया गया समीकरण 2। तो इन दोनों समीकरणों को ही कूलाम के नियम का सदिश रूप कहा जाता है। इन समीकरणों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है जैसे समीकरण 1 से ध्यान दीजिए वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ वेक्टर R12। R³ कैसे हो गया ध्यान दीजिए कैप R12 को देखिए कैप R12 वेक्टर R12 अपॉन R के बराबर है तो कैप R12 वेक्टर R12 अपॉन R और अपॉन R का जब R स्क्वायर में गुणा हुआ तो R³ हो गया। अतः समीकरण 1 को इस रूप में भी लिखा जा सकता है और समीकरण 2 से देखिए इसी प्रकार वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R³ और वेक्टर R21। ध्यान देना है कि F12 के लिए R21 21 के लिए R12। तो जब कैप लिखेंगे तो R स्क्वायर रहेगा और वेक्टर के साथ लिखेंगे पूरा वेक्टर R12 या 21 तो R³ हो जाता है। ये दोनों अंतर को ध्यान में रखना है। इस प्रकार इन्हीं समीकरणों को कूलाम के नियम का वेक्टर रूप कहा जाता है। अब इसके साथ यह भी जान लीजिए कि कूलाम के नियम के वेक्टर रूप का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। आप जानते हैं कि वेक्टर F21 और वेक्टर F12 परिमाण में दोनों बराबर हैं। दोनों का परिमाण ध्यान से देखिए ये जो पार्ट है इनका परिमाण है ये दोनों बराबर हैं किंतु दिशाएं विपरीत हैं। वेक्टर F21 की दिशा कैप R12 की दिशा है जबकि वेक्टर F12 की दिशा कैप R21 की दिशा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F12। ये दोनों परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत हैं। जब दो बल परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होते हैं तो ये बल जो है एक प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया के बल होते हैं अर्थात जो कूलामी बल या स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है वह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। ये पहला महत्व रहा। और दूसरा महत्व इस नियम का यह है कि चूंकि दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हैं और दोनों बलों का जो मान है वह Q1 और Q2 आवेश को मिलाने वाली रेखा की ठीक सीध में कार्य करता है। F21 इधर है और F12 इधर है, एक राइट तो एक लेफ्ट है, तो दोनों ठीक बराबर और विपरीत दिशा में और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में कार्य करते हैं अर्थात दोनों बल म्यूचुअल हैं, परस्पर हैं, दोनों कार्य करते हैं, दोनों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं और ऐसे बलों को हम सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल कहते हैं क्योंकि ये दोनों बलों को मिलाने वाली रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करती हैं यानी इनका एक सेंटर होता है इसलिए इनको सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल कहा जाता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल या गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है, इसी प्रकार चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का केंद्रीय बल है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप क्या है और वेक्टर स्वरूप का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके और भी आगे इंपॉर्टेंस हैं जो आगे डेरिवेशन जो जो आता जाएगा तो हम बताते जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक रूल कूलाम का नियम है, इसको हर प्रकार से और हर एंगल से जानना अति आवश्यक है, तभी आगे फिजिक्स की शेष थ्योरीज आपको समझ में आ सकती हैं। धन्यवाद। एक बार फिर आपका स्वागत है क्लास में और जो भी बताया जाता है यदि आप सिस्टमेटिक वे में
इसको तैयार कर लेते हैं तो आगे अध्ययन करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अतः यदि आप जो है बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं तो ज़रूर इनको अपने मन से वीडियो देखने के बाद अपने कॉपी में करने का प्रयास करें, और जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजें। अगर आवश्यक हुआ तो हम उस बिंदु को दोबारा भी क्लियर कर सकते हैं आपके लिए, या आपकी हेल्प कर सकते हैं। अतः आप ज़रूर जो है वीडियो देखने के बाद उसे दोहराएं, स्वाध्याय करें, और जो है अपनी तैयारी को एक ऐसे मुकाम तक ले जाएं ताकि परीक्षा में आने वाले हर प्रश्न का जवाब आप कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें। धन्यवाद साथियों।